हेलो स्टूडेंट। पिछले क्लास में हम लोग सॉलिड ज्योमेट्री के बारे में पढ़ रहे थे और उसमें बोला गया था कि पहले हम लोग 3D के बारे में चर्चा करेंगे। तो जब हम लोग 3D के बारे में चर्चा कर रहे थे तो उस समय हम लोगों ने स्टार्ट करा था, कोऑर्डिनेट लिखने के लिए सीखे थे और डिस्टेंस फार्मूला हमने सीखा था। अब चूंकि डिस्टेंस फार्मूला हम लोग सीख चुके हैं तो अब बात यह भी बनता है कि आखिर सवाल कैसे आते होंगे। बोलो क्लियर है? अच्छा, तो एक दो सवाल हमने पिछले क्लास में करा था और आज और सवाल करते हैं। क्या सवाल लिखा हुआ है? सबसे पहले ये चीज बोलो कि क्या फुट ऑफ परपेंडिकुलर सबको क्लियर है कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या होता है? क्या कोऑर्डिनेट हम लोग लिखने जानते हैं? हाँ, हम लोग लिखने जानते हैं। क्या बोलता है सो सुनना। बोलता है सवाल कि इफ ए एंड बी, ए और बी, बी द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ पॉइंट इतना, मतलब कि 1 2 3 एक पॉइंट है ना, और वहां से एक परपेंडिकुलर खींचा गया है जिसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर फुट क्या है? ए और बी है। कहां का फुट है? तो एक एक्स वाई एंड और दूसरा वाई जेड प्लेन पर रिस्पेक्टिवली। तो आपको डिस्टेंस निकालना है ए से बी का। पहले बात को समझो। मान लेते हैं ये मेरा कोऑर्डिनेट है, एक क्यूबाइड मान लेते हैं। बोलो क्लियर है? ये मेरा मान लेते हैं y है, ये मेरा x है और ये मेरा z है। अरे वो तुम लोग किसी को भी मान सकते हैं। अच्छा, पक्का बात बोलो कि 1 2 3 यहीं का होगा। 1 2 3 पॉइंट यहीं का होगा। देखो ना, x में चला 1, y में चला 2, z में चला 3। सुनना, x में चला, y में चला, z में चला, तो ये कोऑर्डिनेट तो यही है। पक्का बात। तो ये पॉइंट क्या है तुम्हारा? ये वाला पॉइंट 1 2 और 3। अब बोलो xy प्लेन कौन वाला होगा? xy प्लेन। तो xy प्लेन याद है ना कि अगर ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, ये z एक्सिस है, तो क्या xy प्लेन जो है वो पीछे वाला है? तुम लोग को बताया गया था कि दो एक्सिस से मिलके जो बनेगा वही प्लेन कहलाएगा। तो बोलो x और y तो पीछे वाला है जो कि ऐसे खड़ा है पीछे साइड में। देखो कौन कौन सा एक्सिस है, तो इसको हमने ऐसे वाले को x माना है, ऐसे वाले को y माना है। बोलो क्लियर है? अच्छा, और yz प्लेन कौन वाला है? तो ये वाला जो ऐसे खड़ा है। देखो ये y और ये z। तो बोलता है कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर कहां से? पॉइंट P से ऑन xy एक्सिस, xy एक्सिस, सॉरी xy प्लेन। तो xy प्लेन ये है। अच्छा, इसका फुट परपेंडिकुलर तो यही होगा ना, पीछे की तरफ। देखो ना अच्छे से, ऐसे समझना कि ये समझो कि ये पॉइंट है P, ठीक है? अच्छा समझना, ये पॉइंट है P और उसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर यहां पर। तो अगर मैं इसको घुमा दूं तो क्या सामने सामने दिखाई दे रहा है जो कि पीछे बनेगा इसका? और ये किस प्लेन पर है? XY प्लेन। तो XY प्लेन पर जब है तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 1 2 0। याद है? XY पर जो नहीं XY है तो Z को 0 कर दो। और इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑन Y प्लेन, YZ प्लेन। क्या YZ प्लेन ये वाला है? तो उसके ऊपर फुट ऑफ परपेंडिकुलर ये वाला पॉइंट हो गया। और चूंकि ये YZ प्लेन है तो इसका कोऑर्डिनेट होगा 0 2 3। याद है? ऐसा सिखाया गया था कि जिस प्लेन पर बनेगा है ना, उसी को हम लोग क्या, जिस प्लेन पर बनेगा तो एक एक्सिस जो बचेगा उसको 0 मान लेना है। जैसे कल सिखाया गया था कि अगर XY प्लेन का बात होगा तो Z का कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। तो बोला है कि ये है पॉइंट A और ये है पॉइंट B। तो बोलो इन दोनों के बीच की दूरी। तो क्या डिस्टेंस फॉर्मूला के हिसाब से A से B जो दूरी होगा, क्या 1 - 0, क्या 2 - 2, क्या 0 - 3? क्या हम लोग ये कैलकुलेट कर सकते हैं?
हमको तो पूरा विश्वास है कि आप लोग नहीं कर सकते। बोलो √10। कल भी समझाया गया था, आज भी समझाया जा रहा है। फुट ऑफ परपेंडिकुलर बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होना चाहिए। बोलो क्लियर है। चलो दूसरा सवाल देखते हैं। बोलता है कि इन 3D में x और y का गुना कितना है? 0 है। तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब क्या होता है? अगर x और y दोनों का गुना 0 है, इसका मतलब वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? दो गो लाइन को, परपेंडिकुलर लाइन को, दो गो पैरेलल लाइन को, दो परपेंडिकुलर प्लेन को, या कुछ हो सकता है। तो हम क्या सीखते हैं सो समझना। हम बोलते हैं ये सब बेसिक चीज है जो एकदम काम आने वाला है तुम लोगों को। हम क्या बोलते हैं कि x और y का गुना कितना है? 0। तो xy का गुना 0 है, इसका मतलब या तो x 0 हुआ होगा, नहीं तो y 0 हुआ होगा। अगर x 0 हुआ होगा तो ये yz प्लेन होगा, और अगर y गुना हुआ होगा, सॉरी y 0 हुआ होगा तो xz प्लेन होगा। तो एक बात हमको नहीं मालूम, लाइन का तो बात ही नहीं है। अरे ये लोग दोनों तो प्लेन बन रहे हैं ना, x 0 या तो y 0, तो इसका मतलब या तो ये नहीं तो ये। तो अच्छा अब सुनना, जैसा कि अपना नॉर्मल एक्सिस होता है x y z। बोलो अच्छे से समझना, ये कौन सा एक्सिस है? ये कौन सा एक्सिस है? y और ये z, ये y और ये z, मतलब ये वाला जो प्लेन है वह yz प्लेन है। ठीक है, अब सुनना। अब ये सोच कि दूसरा प्लेन है xz प्लेन। बोल ये जो प्लेन है वो कौन सा प्लेन है? अभी जो नीचे में रखा हुआ है ये वाला प्लेन। तो ये बना x, ये बना z। तो अब देख, ये है तुम्हारा yz और ये तुम्हारा xz। बोल ये दोनों जो प्लेन बना है कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं है? टू परपेंडिकुलर प्लेन। बोलो क्लियर है। अच्छा और समझ, तो इसका मतलब आंसर कौन सा हो गया? आंसर नंबर सी हो गया। ऐसे सवाल आते हैं एग्जाम में, सही है। फॉर्मूला बेस बहुत कम मिलेंगे, हमको करना है, ऐसा नहीं कि हम करेंगे नहीं, है ना। लेकिन जैसा आप सोच रहे हैं कि मजा आ जाएगा, यहाँ पर खाली पुट द वैल्यू गेट द रिजल्ट रहेगा, वैसा बात नहीं है। पुट द वैल्यू गेट द रिजल्ट वाला जमाना अब खत्म हो जाएगा, सही है। अच्छा सोच, तीसरा सवाल खुद सोचना। इफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 इन 3D, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट, तब क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर दोनों क्या है? 0 है। अब एक बात सोच, एक तो जोड़ है और ऊपर से दोनों का स्क्वायर है, तो ये उसी समय हो सकता है ना जब x भी 0 हो और y भी 0 हो, मतलब दोनों 0 हो। तो x और y 0 होने का मतलब है कि हम लोग कहां चल रहे हैं? तो कोऑर्डिनेट में सुनना, x ये, y ये और z ये। अब देख x भी 0 और y भी 0, मतलब इधर भी नहीं चलना है, इधर भी नहीं चलना है। तो इसका मतलब हम सिर्फ किधर चलें? सॉरी, इधर भी नहीं चलना है और इधर भी नहीं चलना है, x में भी नहीं चलना है और y में भी नहीं चलना है, ये दोनों 0 है। तो हमको तो सीधा मतलब z में चलना है ना। तो इसका मतलब ये रिप्रेजेंट करता है z एक्सिस। बोलो क्लियर है। तो यहां तक हम लोग इससे रिलेटेड सवाल हम लोग से जो पूछेगा वो हम लोग बता सकते हैं। बोलो क्लियर। चलो आज भी हमने कुछ छोटा छोटा सवाल देखा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। और भी आगे देखते हैं। थोड़ा सा तो दिमाग लगाना पड़ेगा क्योंकि ये पूरा फील वाला है। अच्छा, और ये क्या है ना
कि इसका पूरा का पूरा रिलेशन ना वेक्टर के साथ है। आगे तो हम लोग जाएंगे, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तुमको सॉलिड ज्योमेट्री में वेक्टर मिलते जाएगा, इसलिए हम लोग साइड में वेक्टर भी पढ़ रहे हैं, ठीक है, ताकि सवाल हमसे कोई भी छूटे नहीं, है ना। चलो ठीक भाई, अब नया टर्म आता है एक जिसका नाम है सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। सेक्शन फॉर्मूला क्या बोलता है? बोलता है कि मान लो ये पॉइंट है ए जिसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1, ठीक है। अच्छा, और एक दूसरा पॉइंट है बी, वह है x2 y2 z2, ठीक है। अच्छा, और इन दोनों से मिलके एक लाइन बना हुआ है, हम सीधा लाइन दिखा दिए, हो सकता है तिरछा हो सकता है नीचे की तरफ हो, कैसे भी हो सकता है। बोलो क्लियर है? अच्छा, बोलता है कि एक पॉइंट है, उस पॉइंट का नाम है सी, लो सी है, सी। और क्या किया है ना ये पॉइंट, कि इन दोनों को कट किया है। अब कट किया है तो कैसे कट किया ये हमको नहीं मालूम, तो बोलता है कि हम जो इसको कट किए हैं ना वह m/n में किए हैं। तब बोलता है कि सी का कोऑर्डिनेट क्या होगा? क्या है कोऑर्डिनेट? लो स्पेलिंग भुला गए, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी, है ना। तो सी का कोऑर्डिनेट है ना, पहले एक्स वाला कोऑर्डिनेट देखते हैं। सुनना, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं दिमाग लगाना है, ढंग से सुनते जाना। m x2 n x1 बटा m प्लस n, सिंपल। ये x कोऑर्डिनेट, y के लिए m y2 n y1 बटा m प्लस n, ठीक है। m z2 n z1 बटा m प्लस n। ये किसके कोऑर्डिनेट है? c के। ये कौन सा कोऑर्डिनेट? x, ये y, ये z। डिट्टो एकदम सेम है, 2D वाला, 2D वाला, है ना। अब इसमें एक खास बात कि मान लो अगर ये बराबर कटते एकदम, मतलब बीच में कटता, मतलब कि फॉर MIDDLE मिडिल पॉइंट, अगर वह मिडिल पॉइंट पर कटता, मिड पॉइंट, है ना, मिडिल नहीं मिड लिख दो और भी मजा आएगा, मिड पॉइंट। तो जब मिड पॉइंट पर रखता, लॉजिक सुनना, तो क्या m और n दोनों बराबर होते हैं? तो सुनना, ये भी m, ये भी m, ये भी m, ये भी m, तो नीचे हो जाता 2m और ऊपर से m और m कॉमन चला जाता, तो नीचे वाले एक m को काट देता, नीचे में हो जाता 2। तो क्या c का कोऑर्डिनेट उस समय हो जाता x2 प्लस x1/2, y1 प्लस y2/2, z1 प्लस z2/2। बोलो क्लियर है? यहां तक कोई शक वाली बात? बोलो एकदम अच्छे से। चलो, यहां तक का तो बात हमको समझ में आता है, ठीक। चलो क्लियर, इसको रफ कर दूं, नोट डाउन कर लेना, है ना। इसके ऊपर अभी सवाल नहीं, हाँ, सवाल कुछ देर बाद। अभी सिर्फ सीखते हैं कि क्या क्या हम लोग जानना जरूरी है हमारे लिए, है ना। अभी इसका हम लोग कुछ देर बाद, आज तो नहीं, लेकिन उसमें भी हम लोग ट्राइंगल के, सीजी के बारे में पढ़ेंगे, ये सब के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा सुनना, क्या बोलता है कि भाई इफ, नोट में, इफ एक लाइन होता है ना, और वो क्या बोलता है कि वो XY प्लेन को ना काट रहा है, लिखना
इफ ए बी, if line AB is divided, if the line AB divided by XY प्लेन, एक लाइन है जो AB जो किससे डिवाइड हो रहा है, XY प्लेन से। तो जैसे ही वो XY प्लेन से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब तुम लोग क्या इशारों में समझ गए कि Z 0 है। अगर XY प्लेन है ना से डिवाइड हो रहा है एक लाइन है ना, इफ द लाइन डिवाइडेड बाय XY प्लेन, एक लाइन है जो XY प्लेन से डिवाइड हो रहा है, तो क्या उसका अगर हमको कोऑर्डिनेट निकालने के लिए बोला जाएगा तो उसके जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, M1 और M2 का रेशियो क्या हो जाएगा। XY प्लेन है एक, अच्छे समझना, XY प्लेन है एक, अच्छा XY प्लेन है और एक लाइन है जो उसको डिवाइड कर रहा है। XY प्लेन है, एक लाइन है जो उसको डिवाइड कर रहा है। तो बोला है कि बताओ उसका रेशियो क्या होगा। तो सबसे पहले हमको कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए। तो ये बात तो क्लियर हो गया कि उसका जेड कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 0। तो अगर जेड कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, इसका मतलब mz2 nz1 बटा m प्लस n इज इक्वल टू 0। नहीं समझ में आया। हम क्या बोल रहे हैं कि XY प्लेन है और एक लाइन है AB, वो XY प्लेन को डिवाइड कर रहा है। XY प्लेन है, उसको लाइन AB है, वो डिवाइड कर रहा है। तो बोलता है बताओ किस रेशियो में डिवाइड करेगा, है ना, जनरल। तो क्या लिखा जाएगा, mz2 nz1 0। तो क्या लिखा जाएगा कि m बाई n, ये उधर वो उधर, z1 बाई z2 माइनस में। बात को समझना है एकदम अच्छे से। अगर कोई लाइन है वो XY प्लेन को अगर काट रहा है ना, डिवाइड कर रहा है, तो वो किस रेशियो में डिवाइड होगा, उस रेशियो को निकालने के लिए डायरेक्ट तरीका। बोलो बात क्लियर है। चलो सिंपल बात, यहां तक कोई कष्ट वाला बात नहीं है। चलो अब ये तो चीज था ही, इंपॉर्टेंट तो है ही, और इसको हमको पढ़ना भी चाहिए, ठीक है, लेकिन इतना से काम चलने वाला नहीं है। बोलो यहां तक तो कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। चलो बहुत सुंदर बात। अब और आगे देखते हैं भाई। चलो अब जो चीज पढ़ने के लिए हम लोग ये चीज पढ़ रहे हैं, मतलब कि पूरे 3D का जड़ जिसको बोला जाता है ना, उसका नाम है, सुनना, डायरेक्शन, एंगल एंड डायरेक्शन कोसाइन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि ये क्या है और इसका गरिमा क्या है ना। अब बात को फिर से समझने की कोशिश करते हैं। ये चीज़ तुम सीख लो, मेरे को कोई कष्ट वाली बात नहीं है। मेरे को बस एक बात बताओ, हम जो जानना चाहते हैं, बस मान लो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये फोर्स F और ये थीटा। बोलो याद है कि इसका एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्शन कितना होता था, F कॉस थीटा, और वाई एक्सिस पर F साइन थीटा, याद है। मोरल ऑफ द स्टोरी कि जिसके साथ एंगल बना रहा है उसके साथ कॉस थीटा लगता है और उसके अपोजिट वाले के साथ साइन थीटा लगता है। बोले इसमें कोई कष्ट वाली बात नहीं है, ठीक है। ये चीज़ याद है सभी लोगों को, चलो, है ना, क्योंकि ये सब हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़े थे, जब हम लोग का पहला पहला जुनून जागा था, उसी समय हम लोग पढ़े थे, ठीक है। अच्छा, और सीख बोलता है कि मान लो, अच्छे से समझना एकदम, और बहुत शानदार रिजल्ट है इसका। इसके ऊपर अगले दिन सवाल कराएंगे हम, इसका फील लो।
ये एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, ये है जेड एक्सिस। बोलो क्लियर है? एक्स वाई और जेड एक्सिस। ठीक, अच्छा बोला है एक पॉइंट है पी, एक पॉइंट है पी, समझना, पॉइंट है हवा में, पॉइंट है यहां पर, समझना अच्छे से, पॉइंट है हवा में यहां पर, देख लो सेम, ठीक है, ऑरिजिन है यहां पर। तो क्या यहां से यहां तक की दूरी, क्या यहां से यहां तक हम लोग पोजीशन वेक्टर ऑफ पी बोलेंगे? देख लो, पॉइंट है ये शैडो, मतलब कि जो मेरा उंगली है यहां पर, और ये है सेंटर, मतलब कि ओरिजिन। तो यहां से यहां तक, सॉरी ओरिजिन, तो यहां से यहां तक जो लाइन जुटेगा, क्या वो ओपी वेक्टर था? अच्छा, क्या ओपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऑफ ओपी वेक्टर, क्या इसको हम लोग पोजीशन वेक्टर में क्या लिखेंगे? अगर इसका कोऑर्डिनेट होता, मान लेते हैं एक्स वाई और जेड, तो क्या लिखते? एक्स आई वाई जे जेड के लिखते। तो बोलो उसका ओपी का मैग्नीट्यूड क्या लिखा जाता? मैग्नीट्यूड क्या लिखा जाता? तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर लिखा जाता मैग्नीट्यूड। अच्छा, क्या करा गया है, सुनना, हमने इसको यहां से मिला दिया, ऑरिजिन से इसको हमने कुछ मिला दिया। अच्छा से देख, देखना एकदम अच्छे से, ये है तुम्हारा एक्स एक्सिस, सॉरी वाई एक्सिस, ये तुम्हारा एक्स एक्सिस, और ये तुम्हारा जेड एक्सिस। बोलो क्लियर एकदम? अभी कहां से क्लियर है सर? एक्स वाई और जेड एक्सिस ऐसा है कुछ, ठीक है, जो भी है नहीं आ पा रहा है हाथ में, एक्स वाई और जेड एक्सिस, ठीक है, ऐसे है। और क्या बोला गया है, ऐसे है। अच्छा, और कोई पॉइंट है पी यहां पर, जिसको तुमने ऐसे से लाइन ज्वाइन कर दिया है, ठीक। अब देख ऐसे अच्छे से, क्या ये वाला एंगल इसके साथ कुछ बना रहा है? ये एक्सिस इस लाइन के साथ कुछ एंगल बना रहा है, इसके साथ कुछ एंगल बना रहा है ये, और इसके साथ भी ये कुछ एंगल बना रहा है, ये तीनों के साथ कुछ ना कुछ एंगल बना रहा है, ये जो कि ओपी है तुम्हारा, और ये तीनों के साथ कुछ ना कुछ एंगल बना रहा है। तो वो जो एंगल बना रहा है, उस एंगल को हम लोग डायरेक्शन एंगल बोलते हैं। जैसे कि वह एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है अल्फा एंगल, वाई एक्सिस के साथ बना रहा है बीटा एंगल, जेड एक्सिस के साथ बना रहा है गामा एंगल। तो हम लोग क्या बोले? अल्फा बीटा गामा आर डायरेक्शन एंगल। बोलो क्लियर है? अच्छा, अब याद कर। अच्छा, एक तो फील होगा ही नहीं तुम लोगों को। एक बात सोच अच्छे से, अगर ये पॉइंट यहां पर है और ये लाइन यहां पर है, तो यहां से अगर तुम एक इसको ज्वाइन करोगे, अच्छे समझना ये वाला, तो कितना एंगल बनेगा? ये कितना एंगल है? 90 डिग्री। नहीं समझ में आया? सुनना, ये प्लेन है, देखना अच्छे से, ये प्लेन है, तुमको दिखाई दे रहा है ना, जिसका यहां पर मिला रहे हैं, ठीक। अच्छा, और वो जो पॉइंट है, ये जो पी पॉइंट है, वो यहां पर है। बोलो क्लियर है? देख ले, ये यहां पर देखना शैडो, ये तुम्हारा प्लेन जो कि वाई एक्सिस है तुम्हारा, इसको मान लो वाई एक्सिस, या इसी को मान लो यहां वाला को वाई एक्सिस, और ये तुम्हारा देख लो इधर, इसको, ये तुम्हारा पॉइंट है। तो अगर तुम यहां से एक लाइन यहां बनाओगे,
तो क्या ये जो एंगल बनेगा सो 90 डिग्री का बनेगा कि नहीं? सोचो कि ये प्लेन और ये अगर वहां पर देखो इस पॉइंट से लाइन खींचे गए तो यहां से ऐसे जाएगा, तो कितने लोगों को लगता है कि ये जो लाइन है जो ऐसे जाएगा और ये लाइन जो हो जाएगा वो 90 डिग्री हो जाएगा? इसका मतलब वाई एक्सिस के साथ कितना? 90 डिग्री। तो अगर यहां भी करोगे तो भी ये भी कितना होगा? 90 डिग्री। दिखता नहीं है लेकिन ये है। बोलो क्लियर है? अब मेरे को बताओ कि अगर इस मैग्नीट्यूड को अगर हम लोग आर मान रहे हैं, है ना, आर मान रहे हैं, तो कितने लोग को लगता है कि हम लोग लिख सकते हैं प्रोजेक्शन ऑफ ये ओ और ये पी, ओपी ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पर ओपी का प्रोजेक्शन कितना होगा? तो लिख सकते हो आर कॉस अल्फा, क्योंकि जिसके साथ एंगल बना रहा है उसके साथ कॉस थीटा लग जाता है। तो उसी प्रकार से प्रोजेक्शन ऑफ ओपी ऑन वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस के साथ बीटा एंगल बना रहा है तो लिखा जाएगा आर कॉस बीटा। अच्छा, और प्रोजेक्शन ऑफ ओपी ऑन जेड एक्सिस, आर कॉस गामा। क्योंकि है तो ये पाई, सॉरी ये तो है तो आर ही जिसको हमने मैग्नीट्यूड माना है, और उस पर सब एक्सिस के साथ जो जो एंगल बना रहे हैं वो एंगल हम लोग प्रोजेक्शन की तरफ डाल दिए हैं। बोलो यहां तो कोई कष्ट है? यहां तक नोट डाउन कर ले। थोड़ा सा तो टफ है ना? अगर चाहो तो फॉर्मूला लिखा लिखा के काम हो जाएगा, तो मेरे को कोई कष्ट नहीं है, हम वो काम कर सकते हैं। ठीक है? अच्छा, सुनने एकदम अच्छे से। यहां तो कोई कष्ट? अच्छा, अब सुन, इसको रब करूं? हाँ, अब सुनना। अब मैंने प्रोजेक्शन के फॉर्म में लिखा दिया। अब देख, जो ओपी वेक्टर था, उसका ये जो प्रोजेक्शन है, ओपी का प्रोजेक्शन था एक्स एक्सिस पर, ओपी कॉस अल्फा। मतलब हम लोग कुछ देर पहले क्या लिखे? एक्स आई वाई जे जेड के लिखे है कि नहीं? अब बोल, इस लाइन का एक्स पर कितना, यहां इसका शैडो जाएगा, तो उसकी लंबाई कितने लिखे थे हम लोग कुछ देर पहले? तो वही जो प्रोजेक्शन था, तो प्रोजेक्शन क्या था? आर कॉस अल्फा आई कैप, आर कॉस बीटा जे कैप, आर कॉस गामा के कैप, और इधर है ओपी वेक्टर। अच्छा, ये ओपी वेक्टर और यहां से आर कॉमन ले लेते हैं, जो कि आर क्या चीज है? मैग्नीट्यूड, याद है ना ओपी का? तो कॉस आई, कॉस अल्फा आई, कॉस बीटा जे, कॉस गामा के। क्या ये जो है वो मैग्नीट्यूड था किसका? ओपी का। तो इसके जगह पे लिख सकते हैं ओपी का मैग्नीट्यूड। अच्छा, ये क्या है? कॉस अल्फा आई, कॉस बीटा जे, कॉस गामा के। अच्छा, ओपी बटा ओपी का यूनिट वेक्टर, सॉरी ओपी बटा ओपी वेक्टर बटा ओपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, क्या हम लोग इसको यूनिट वेक्टर बोल सकते हैं? तो क्या इसके जगह पे हो गया ये ओपी का यूनिट वेक्टर हो गया। अच्छा, और इसको क्या लिखा गया? कॉस अल्फा आई, कॉस बीटा जे, कॉस गामा के। बोलो, बात क्लियर है एकदम अच्छे से? सही है। ये जो एंगल है ना, इसको हम लोग क्या कभी कभी लिख देते हैं? ओपी वेक्टर, यूनिट वेक्टर है ना, एल आई एम जे एन के। कॉस को, अल्फा को
एल लिखते हैं, एम लिखते हैं कॉस बीटा को, एन लिखते हैं कॉस गामा को, है ना। और यही एल एम एन को हम लोग डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं। इसका मतलब यहां पर नोट में लिख लिया जाए, एल एम एन आर डायरेक्शन कोसाइन। मतलब कि कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा है, इसको हम लोग डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं। ठीक, इसको हम लोग डायरेक्शन एंगल बोलते हैं। बोलो क्लियर है? यहां तक जीरोक्स कर ले। हो गया? चलो रब करूं, सुनना और याद रहेगा। एलिमेंट को क्या बोलते हैं? डायरेक्शन कोसाइन। ठीक भाई, और बात समझने की कोशिश करते हैं। एक चीज़ और इसको नोट कर लें पहले अच्छे से, उसको भी देख लेते हैं। चलो हो गया, और सुनते हैं। एक बात देखो, कुछ देर पहले तुम्हारे पास आया ओपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या लिखे? एल आई एम जे एन के, और एल एम एन को क्या बोले? डायरेक्शन कोसाइन। अच्छा, अगर ये वेक्टर है ओपी, यूनिट वेक्टर है, इसका मतलब अगर इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो 1 आएगा। तो मतलब इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर, वह क्या आना चाहिए? 1, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है। तो इसका मतलब एल का स्क्वायर, एम का स्क्वायर, एन का स्क्वायर क्या आएगा? 1। एक पहला नंबर रिजल्ट। दूसरा, क्या हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर गामा, ये भी 1? अरे जब वो 1 तो ये भी 1। तो कितने लोग ये सोच पा रहे? अच्छे सोचना। साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर बीटा, साइन स्क्वायर गामा, ये कितना होगा? कॉस स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा, सॉरी, कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर गामा 1। तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा कितना? सुनना, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, मतलब 3 हो गया। 3 को 1 आया। अच्छा, और सब साइन वाला माइनस में, तो सब साइन को उधर भेज दिए, तो सब साइन हो गया प्लस में, और इधर 3 प्लस में है, एक उधर से 3 इधर आ गया। बोलो क्लियर है? यहां तक कोई कष्ट वाली बात नहीं है, पक्का बात? चलो और सुनना, ठीक है। अब कुछ करना नहीं है, अब मोरल ऑफ द स्टोरी और निचोड़ ऑफ द स्टोरी सुन। मोरल सुन या निचोड़ सुन, है ना। इतना ताम झाम जो हुआ ये सिखाने के लिए था। अब सवाल तो एक ही सिंपल आएंगे, सुनना। फाइंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ 2y माइनस 3j प्लस 5k। निचोड़ सुना रहा हूं, सॉल्यूशन सुना रहा हूं, सॉल्यूशन। अभी चर्चा नहीं करा लेकिन सुन लो। एक होता है डायरेक्शन रेशियो। क्या? डायरेक्शन रेशियो। जो x i के साथ है, j के साथ है, k के साथ है, वह डायरेक्शन रेशियो होता है। तो 2 माइनस 3 5, यह है डायरेक्शन रेशियो। अच्छा, अब आते हैं डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन कुछ नहीं है, डरना नहीं है। डायरेक्शन कोसाइन के लिए देखो क्या है तरीका। 2 लिखा, डायरेक्शन रेशियो लिखा,
भागा, बोलो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो 2 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर कॉमा -3 अंडर रूट 2 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर प्लस 5 अंडर रूट 2 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर। बोलो कितना आता है, 2/4 13 4 13 और 38 रूट 38 -3 रूट 38 5 रूट 38 डायरेक्शन रेशियो हो गया। बोलो क्लियर है। अच्छा अब तुमसे पूछ सकता है ये भी, है ना। अच्छा एक बात सोच, क्या हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि अल्फा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, क्योंकि ये डायरेक्शन कोसाइन, और डायरेक्शन कोसाइन जिसको एलिमेंट बोलते हैं और उसी को कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा बोलते हैं। तो क्या कॉस अल्फा को लिख सकते हैं, तो अल्फा हो गया रूट 2/38। अच्छा तो हम लोग बीटा को भी लिख सकते हैं कॉस -3/√38। तो क्या गामा को भी लिख सकते हैं कॉस इनवर्स 5/। बोलो क्लियर है। अब बच्चा ये सोच रहा है कि ये कख नहीं बता दिए सर डायरेक्शन कोसाइन निकालने का तरीका। एकदम शुरुआती से देख क्या करा था हमने कुछ नहीं करा था। हमने ये काम करा था कि हमने लिखा था, याद करना कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं पिछले से मिला के, है ना, ताकि कोई भी कष्ट ना हो। हमने लिखा था ना ओपी वेक्टर, लिखा था xi yj zk, याद है, ठीक। अच्छा अब क्या किया था, अब हमने लिखा था ओपी वेक्टर, तो हमने क्या कर दिया था ना कि इसको हमने लिख दिया था r cos अल्फा, r cos बीटा, r cos गामा, k कैप j कैप i कैप, याद ऐसा लिखा था। अब क्या करा था, अच्छे सुनना, कि यहां से r कॉमन ले लिया था और इसको लिख दिया था ऐसा, और r क्या था, ओपी का मैग्नीट्यूड। अच्छा और ये वेक्टर बटा इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड को क्या लिखे थे हम लोग, यूनिट वेक्टर लिखे थे ना। तो इसका मतलब यहां से r हट गया तो सिर्फ क्या बच गया, कॉस आई बीटा जे प्लस कॉस गामा के, याद है ऐसा होगा, अच्छे समझना ऐसा होगा। अब मेरे को एक बात बता कि अगर ये वेक्टर दिया हुआ है तो इस वेक्टर का अगर हम मैग्नीट्यूड निकाले, मतलब कि अगर इस वेक्टर का हम यूनिट वेक्टर निकाले और इससे कंपैरिजन करें, तो कितने लोगों को लगता है कि वही बात आने वाला है। इस वेक्टर का अगर मैं पोजीशन वेक्टर यूनिट वेक्टर निकालूं तो इसका यूनिट वेक्टर मैं क्या लिखूंगा, सुनना, 2/√2 का स्क्वायर, ऐसे लिखूंगा 2i -3j प्लस 5k, ये वेक्टर बटा में इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो क्या हो जाएगा, ये वेक्टर का यूनिट वेक्टर, ये वेक्टर और इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड से अगर भागा दे दो तो यूनिट वेक्टर, और उसके बाद मैं कंपैरिजन कर दूं। अरे वही तो कराया, थोड़ा सा टप जा रहा है लेकिन बात समझो। मैं चाहूं तो एक लाइन में लिखा सकता हूं कि भाई LMN cos थीटा sin थीटा cos अल्फा cos बीटा cos गामा, ये दुनिया जहान है, लेकिन यहां से कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। बोलो क्लियर है। तो अब मेरे हिसाब से कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।